dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC जेई RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज था आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया। सॉइल मैकेनिक्स के लगभग 8 सेशंस हमने ले लिए हैं, ये 9वां सेशन है। हम सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी के क्वेश्चंस आज करेंगे। आप रिवाइज कर रहे हो ये मैं मान के चल रहा हूँ, और जो मैं लिखने बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूँ, वो कॉपी जो मैंने बनवाई है आप उसमें लिखते जा रहे हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए उठकर बैठ जाइए, उठकर बैठो। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो करना है। चलो क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द करेक्शन फॉर हाइड्रोमीटर टेस्ट रीडिंग फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट इज। अब देखो आपका कीवर्ड क्या है यहां पर? कीवर्ड है सर करेक्शन की बात कर रहा है। करेक्शन की बात कर रहा है, किसके करेक्शन की बात कर रहा है? ये हाइड्रोमीटर टेस्ट के करेक्शन की बात कर रहा है। ओके, और क्या? और ये डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन की बात कर रहा है। कौन सा करेक्शन? डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन उठाते। क्वेश्चन तो चलो जो पूछा है पूछा है। मैं आपको देखो 3 करेक्शन होते हैं हाइड्रोमीटर के। हाइड्रोमीटर टेस्ट में कितने करेक्शन होते हैं? 3। पहला कौन सा सर? पहला होता है मेनिस्कस करेक्शन। कौन सा? मेनिस्कस करेक्शन। क्लियर? मेनिस्कस करेक्शन होता है। ओके, अब देखो मेनिस्कस करेक्शन कैसे नाम में लिखा है? आपने मेनिस्कस देखा होगा क्या? ऐसा एक मेनिस्कस होता है। क्लियर? मेनिस्कस कैसा होता है मैं दिखाता हूँ, रुको। ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। इसमें क्या जो स्टेम है, या मान लो स्टेम है, इसमें जब पानी ऊपर भरता है तो इसमें क्या मेनिस्कस फॉर्म होता है। मेनिस्कस का शेप कुछ ऐसा लगभग होता है। क्लियर? ठीक है, मेनिस्कस का शेप ऐसा हुआ। ओके, अभी देखो एक मिनट, मैं ट्यूब को ओपन कर देता हूँ। ये ऐसा ऐसा शेप हो गया मेनिस्कस का। क्लियर है? ओके, अभी देखना हाइड्रोमीटर की खासियत क्या है। हाइड्रोमीटर की सर खासियत है कि उसमें जो रीडिंग्स हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती जाती हैं। हाइड्रोमीटर में जो रीडिंग्स की वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या? यहाँ पर रीडिंग क्या है? यहाँ पर रीडिंग मान के चलो 5, यहाँ पर रीडिंग 5, फिर क्या हो गई? फिर हो गई 10, फिर हो गई 15, फिर हो गई कितनी? 20। ऐसे रीडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। क्लियर? नीचे की तरफ हाइड्रोमीटर में रीडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अभी आपने जब ऑब्जर्वेशन लिया तो आपने देखा कि ये ओपेक हाइड्रोमीटर किस लिए? डेंसिटी और ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए यूज होता है। इसमें जब आपने देखा तो ऐसा ओपेक सॉल्यूशन था, ओपेसिटी थी इस सॉल्यूशन में। ओपेसिटी का मतलब क्या? पारदर्शिता नहीं थी। क्यों? इधर कोलाइडल पार्टिकल्स थे सॉइल के कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थे, तो ओपेसिटी नहीं थी। ओपेक सॉल्यूशन था ये, पारदर्शिता इसमें नहीं थी। तो आपको ये वाली रीडिंग मेजर करनी थी, नीचे वाली, क्योंकि यही तो एक मेन रीडिंग है। मेनिस्कस फॉर्म हुआ है तो ये रीडिंग मेजर करनी थी, लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा है। जब दिख नहीं रहा तो आप क्या करते हो? ऊपर रीडिंग मेजर कर लेते हो। जब आप ऊपर रीडिंग मेजर कर लेते हो तो क्या होगा कि ऊपर रीडिंग मेजर करी मतलब आपने कम रीडिंग मेजर करी। कैसी कम? क्योंकि नीचे की रीडिंग बढ़ रही है। हाइड्रोमीटर का क्या काम है? हाइड्रोमीटर में रीडिंग जो स्टेम में रहती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, तो नीचे रीडिंग बढ़ रही है मतलब ऊपर आपने मेजर की तो ऊपर कम रीडिंग मेजर की। अब जब बड़ी रीडिंग आपकी करेक्ट है, क्योंकि यहां पर आपका रियल मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है, तो बड़ी रीडिंग करेक्ट है, तो आपका करेक्शन कैसे होगा? आपको छोटी रीडिंग में कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या होता है? मेनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर बात? ये बात मैंने आपको समझा दी। दूसरा दूसरा आया आपका डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन। क्या? डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन कैसा? हाइड्रोमीटर यूज होता है जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसकी एनालिसिस करने के लिए। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल की एनालिसिस सेडिमेंटेशन एनालिसिस से करेंगे। 2 मेथड्स उसमें हैं। क्या? हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेट मेथड में मैं आपको बता चुका हूं। तो हाइड्रोमीटर मेथड में जब हम डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन क्यों लगाएंगे? सॉइल का पार्टिकल फाइन ग्रेन्ड है, फाइन ग्रेन्ड मतलब क्ले या सिल्ट, उसमें क्या है? चिपचिपाहट है। ओके, अब वो एक तरफ चिपकेंगे। जब चिपकेंगे तो जो सेटलिंग होगी सब पार्टिकल्स की इकट्ठी सेटलिंग हो जाएगी, क्योंकि उनकी ऐसा तासीर ऐसी है उन पार्टिकल्स की, वो चिपचिपाहट रहेगी। आप क्या चाहते हैं? स्टोक्स लॉ तब वैलिड होगा जब डिस्क्रीट सेटलिंग हो। मैंने आपको स्टोक्स लॉ के बारे में बताया था। आप चाहते हो डिस्क्रीट सेटलिंग हो तो आप क्या करोगे? उसमें ऐसे ऐसे क्या करोगे?
रिएजेंट्स डाल दो, ऐसे रिएजेंट डाल दो जो डिस्पर्स कर दें, उसको डिस्क्रीट सेटलिंग कराएं, एक्युमुलेशन ना करा दें, फ्लक्यूट सेटलिंग ना हो। तो आप क्या चाहोगे, ऐसे एजेंट डाले। आपने जब ऐसे एजेंट डाले, उनका नाम है डिस्पर्जिंग एजेंट, डिस्पर्जन एजेंट, ठीक है। कौन से हो सकते हैं, जैसे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम के लगभग सारे सॉल्ट्स डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन के टाइम के जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आपने जब डाला तो उसमें डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी सॉल्यूशन की इंक्रीज हो गई। डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो आपको जो रीडिंग्स मिलेंगी वो फॉल्स मिलेंगी। क्यों, इसके कारण सॉल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज हुई है तो फॉल्स मिलेगी। क्यों, इंक्रीज्ड मिली। तो आप क्या चाहते हो, करेक्टेड रीडिंग चाहते हो। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी, जब डिक्रीज्ड रीडिंग मिलेगी। तो आपको करेक्शन कैसा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन कैसा होगा, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये तो आंसर आपका हो गया डी यहां पर करेक्ट, क्लियर। तीसरा, एक करेक्शन और लगता है। एक करेक्शन कौन सा सर, एक करेक्शन होता है टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। देखो टेम्परेचर करेक्शन देखो क्या होता है। टेम्परेचर करेक्शन में क्या होगा कि जैसे आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसपे आपने कैलिब्रेट करके रखा है कि इस रीडिंग पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी मेजर करेंगे, क्लियर। आपको जब टेस्ट परफॉर्म करने मिला तो उस टाइम पर अगर टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आया, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड में वॉल्यूम बढ़ेगा ऑब्वियसली। और जब वॉल्यूम में बढ़ेगा तो क्या हुआ, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई। जब डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो आपको कम रीडिंग मिली। इसलिए क्या करना, आपको करेक्ट करने के लिए पॉजिटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस तो करेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव। सिमिलरली टेम्परेचर अगर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव करेक्शन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर बात, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि 27 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तो डेंसिटी कम, डेंसिटी कम मतलब क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम में बढ़ गया तो डेंसिटी कम आई, डेंसिटी कम आई तो आपको रीडिंग चाहिए क्या, ज्यादा, तो करेक्शन पॉजिटिव लगाया। तो 27 डिग्री सेल्सियस में करेक्शन पॉजिटिव, क्लियर। उसके बाद 27 डिग्री सेल्सियस से कम तो करेक्शन क्या, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि करेक्शन टेम्परेचर कम, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो कम मिलेगा, इसलिए क्या डेंसिटी ज्यादा मिली। डेंसिटी जब ज्यादा मिली तो इसका मतलब आपको गलत रीडिंग नोट हो गई, तो ज्यादा रीडिंग नोट हो गई, आपको नेगेटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये तीनों करेक्शन आपके पास एक जगह कॉपी में लिखे होने चाहिए, ठीक है। बहुत सवाल, लगभग कितने सवाल पूछे गए हैं अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, तो यही सवाल घूमते रहते हैं। तो आंसर यहां पर ये हो जाएगा। सारे करेक्शन मैंने आपको हाइड्रोमीटर के बता दिए। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को निकालने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर बात है। ओके, फाइन ग्रेन सॉइल की ये मैंने आपको लिख के भी दे दिया। एक जगह अगर नहीं है आपके पास कंटेंट तो ये आपके पास होना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर आर मेनली फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए मेनली कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए मेनली जो स्ट्रक्चर होता है वो तो होता है सर सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। कौन सा, सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, क्लियर, सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है, ये होता है। अभी आप ऑप्शन पढ़ो क्या बोल रहा है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ये सर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये भी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है, ठीक है। कोर्स ग्रेन स्केलेटन, ये कोर्स ग्रेन स्केलेटन कंपोजिट सॉइल में आता है, कंपोजिट सॉइल में फॉल करता है, क्लियर, कंपोजिट सॉइल में फॉल करता है। फ्लोक्युलर स्ट्रक्चर भी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है। कंपोजिट सॉइल में दो आते हैं क्या, कोर्स ग्रेन स्केलेटन, क्लियर, और दूसरा आता है कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आगे मैं सब लिख के दे दिया हूं, आपको दे दूंगा। ये आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो ये यहां पूछ रहा है कोर्स ग्रेन सॉइल किसमें फॉल करेगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर ये हो जाएगा इन चारों में से। क्यों, क्योंकि फॉल तो करती है आपकी इसमें
सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में की कैटेगरी में फॉल करती है कि आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्लियर बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सारे स्ट्रक्चर से लगभग बहुत सारे सवाल, मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में सवाल घूमते रहता है इस टॉपिक का। क्या? तो मैं सारे स्ट्रक्चर, और ये आपको बहुत यूज होगी जब आप कॉम्पेक्शन के क्वेश्चन लगाओगे, तो सारे स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर देखते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, यही सब सीख के जाओ। देखो, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर की बात आए तो साइज ग्रेटर देन 0.02 mm, तो हम अभी पहले भी जान के आए हैं कि इससे ज्यादा साइज में क्या आपको ऐसी साइज ही तो किसके लिए, कोर्स ग्रेन के में फॉल करेगी। 75 माइक्रोन से ज्यादा साइज है तो सैंड कहलाएगी, और सैंड 75 माइक्रोन ज्यादा तो है ही 0.02 mm, तो इसमें कौन सा फॉल करेगा? इसमें फॉल करेगा आपका जो कौन सा कोर्स ग्रेन सॉइल। इसमें लिखा नहीं क्या? हाँ लिखा तो है ग्रेवल्स एंड सैंड्स, ग्रेवल्स एंड सैंड्स, या फिर ऐसे बोल दो आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल फॉल करेगी सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में। क्लियर है बात? ओके। देखो एक सवाल ये बन गया आपका कि क्या पूछता है, क्या पूछता है वो कि आपका कौन सी मतलब साइज क्या है, सिंगल ग्रेन में साइज है ग्रेटर देन 0.02 mm। क्लियर? किस में फॉल करेगा आपका? ये कोर्स ग्रेन में फॉल करेगा। अब एक सवाल और, कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट रहेगा सिंगल ग्रेन में? तो आप बताइए, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर की साइज बड़ी मतलब मास ज्यादा, मास ज्यादा मतलब ग्रेविटी फोर्स। कौन सा? मेजर फोर्स। वो पूछ रहा है मेजर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी फोर्स इसमें मेजर फोर्स है। सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स नेग्लिजिबल होता है। सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ये बात भी याद रखना। तो ये सवाल आता है, ये सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स नेग्लिजिबल, ग्रेविटी फोर्स आप सब फील कर सकते हो क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण जो सॉइल फॉल होकर के बनेगी वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनाएगी। ओके। नाउ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, और नाम में भी लिखा है इधर सिंगल ग्रेन, एक ग्रेन है तो जब फॉल करके बने जोड़ नहीं पाया, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है? जोड़ देता है। ये तो एक ग्रेन स्ट्रक्चर है। क्लियर? फिर आता है दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर आता है, दूसरा स्ट्रक्चर का, ये तो आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर। ओके। दूसरा आ गया आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे कि नाम में लिखा है मधुमक्खी का छाता। मधुमक्खी का छाता मतलब कैसा होगा ये स्ट्रक्चर? देख लो, फील कर सकते हो, ऐसे 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 स्ट्रक्चर होगा। क्या ये जुड़ा होगा? ये जुड़ा होगा। क्लियर बात? और क्या होगा? ये जुड़ा तो होगा, साथ ही साथ बीच में वॉइड सबसे ज्यादा होगा। और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किस में आता है? फाइन ग्रेन सॉइल में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनेगा। ये बात भी समझ में आती है। इसमें दोनों फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होंगे, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस प्रीडोमिनेंट किसमें हुए? आपके हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। क्लियर बात है? और साइज क्या? साइज इधर 0.0002 mm से लेकर 0.0002 mm से लेकर 0.02 सॉरी 0.002 mm से लेकर 0.02 mm तक साइज जाएगी। इधर ग्रेटर देन 0.02, इधर 0.02 mm से लेकर 0.002 mm से ज्यादा साइज जाएगी। अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसमें रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बनता है। इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा, इसमें सेंसिटिविटी भी इसलिए ज्यादा क्योंकि थोड़ा सा पानी मिलाओगे बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है। एडहेसिव फोर्सेस इसमें होल्ड करके रखते हैं पार्टिकल्स को एक दूसरे को। कौन से फोर्सेस होल्ड करके रहेंगे? एडहेसिव फोर्स। किसमें? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या बताया? साइज 0.002 से 0.02 तक, ग्रेविटी फोर्स और सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों प्रीडोमिनेंट, जो इक्वली प्रीडोमिनेंट करेंगे। एडहेसिव फोर्स जोड़ के रखेंगे। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगी? लार्ज होगी। ठीक है, ये देखो सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ प्लेज इक्वल रोल, प्लेज अ रोल। कौन सा? ग्रेविटी फोर्स भी करता है। ओके। नाउ व्हेन द स्ट्रक्चर अनब्रोकन सच सॉइल्स मे हैव एबिलिटी टू बियर द, मतलब कंप्रेसिव लोड बियर कर सकते जब अनब्रोकन स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाई लोड। बट once the structure destroys, the load bearing capacity reduces suddenly। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल पूछता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का, एग्जांपल है सिल्ट। सिल्ट इज अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्लियर बात? ओके। ये लाइन भी बहुत फेमस है कि जब स्ट्रक्चर ब्रोक नहीं होता है तब इसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी रहती है। क्लियर बात? ओके। नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर जो आपके पास आता है तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर। और इसी में एक और लिखा होगा, चौथा स्ट्रक्चर ये है, चौथा स्ट्रक्चर है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे के भाई हैं, मतलब भाई कैसे लड़ते रहते हैं कैसे? उल्टा है ये, सौतेले भाई ऐसे बोल दो। ठीक है, आपकी बात आई फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर में क्या? अभी तक हमने पढ़ा सर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ग्रेविटी फोर्स प्रीडोमिनेंट करेगा।
आपने पढ़ा इसकी साइज का ग्रेटर देन 0.02 mm। फिर आपने पढ़ा क्या, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में दोनों फोर्सेस प्रीडोमिनेट करेंगे और 0.002 से 0.02 mm। इधर साइज लेस देन 0.02 mm के लिए प्रेफर करेंगे, पहली बात। दूसरा, पहले में सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स नेग्लिजिबल था, किसमें, सिंगल ग्रेन में। इसमें ग्रेविटी फोर्स नेग्लिजिबल है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स मोस्ट प्रीडोमिनेंट करेगा। क्लियर, फंस रहा है प्रीडोमिनेंट तो अभी। तो देखो, एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर हैं ये। अब इनमें अंतर क्या है, जो फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर रहते हैं इसमें एंड टू एंड और एंड टू फेस कनेक्शन रहेगा। एंड टू एंड टू फेस का मतलब क्या, ये देखो एंड टू एंड और ऐसे हो गया एंड टू एंड या एंड टू फेस ऐसा करेक्शन रहेगा। लेकिन जब डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फेस टू फेस कनेक्शन रहेगा, किसका, पार्टिकल्स का। क्लियर बात, ओके। जो फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर है इसमें अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे। कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये बनता है। जो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है वो जो रिपल्सिव फोर्सेस इसमें के कारण ये बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल पूछा गया है। कहाँ लिखा है, देखो, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर डेवलप इन क्लेस दैट हैव बीन रिमोल्डेड। जब रिमोल्ड हो जाती है क्ले तब ये डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर बनता है। फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यस, फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर में देखो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, लेकिन डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं है। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्सेस के कारण बनता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, यही मैं बता रहा था। और फेस टू फेस, ये कई बार कितने सवाल, फेस टू फेस, डिस्पर्स्ड, एंड टू फेस या फिर एंड टू एंड क्या होता है, एंड टू फेस और एंड टू एंड क्या होता है आपका, ये कहाँ गया मोस्ट क्ले हैव, ये देखो एज टू एज और एज टू फेस कनेक्शन रहेगा, किसका, आपका फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर का। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब पांचवा स्ट्रक्चर कौन सा है, कोर्स ग्रेन स्केलेटन। कौन सा है सर, कोर्स ग्रेन स्केलेटन पांचवा है। कोर्स ग्रेन स्केलेटन दो टाइप के, कैसे, एक हो गया आपका कोहेसिव मैट्रिक्स और सॉरी, कोर्स ग्रेन स्केलेटन क्यों लिखा है, इधर होना था कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर में फॉल करता है कोर्स ग्रेन और कोहेसिव मैट्रिक्स। कोर्स ग्रेन स्केलेटन मतलब क्या, कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं जो कि कनेक्ट हैं और बीच में जो वॉइड्स हैं वो फिल है फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स से। ओके, कोहेसिव मैट्रिक्स मतलब क्या, एक कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल है, चारों तरफ जो वॉइड्स जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फाइन ग्रेन्ड है। तो उल्टा, जस्ट उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा आपका कोहेसिव मैट्रिक्स। तो सेम है आपके पास, ये देखो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो कैसे। आपने देखा ये है आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में आप फील कर पा रहे हो, ये है आपका हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब जैसे दिख रहा है, वॉल्यूम वाइड ज्यादा होता है हनीकॉम्ब में, इसीलिए इसमें सेंसिटिविटी भी ज्यादा। फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर देखो एज टू एज या फिर एज टू फेस कनेक्शन है, ये फेस टू फेस कनेक्शन है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर का। ये रिमोल्डेड क्ले को इसमें रिमोल्डेड क्ले में मिलेगा, रिमोल्डेड क्ले में मिलेगा। क्लियर बात है, समझ में आती है बात। तो सारे स्ट्रक्चर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपको मतलब सारे स्ट्रक्चर से आपके पास लिखा होना चाहिए, बहुत सवाल इससे बनते हैं और ये सब ये आपको यूज होगा, किसमें किसमें यूज होगा, कॉम्पैक्शन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब भी यूज होगा। Why property of soil influences its capacity to retain moisture and nutrients, मतलब why नहीं, which property, मतलब soil की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन्फ्लुएंस करती है कैपेसिटी, मतलब मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने को। क्या, सॉइल रेस्पिरेशन, सॉइल की जो श्वसन क्रिया है वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, नहीं। सॉइल की श्वसन क्रिया कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी किसी चीज को होल्ड करने में, नहीं। सॉइल इरोजन, ये तो इरोड हो गया, ये भी नहीं। सॉइल स्ट्रक्चर, यस, सॉइल का कैसा स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करेगा कि सॉइल कितना मॉइस्चर कंटेंट होल्ड कर पा रहा है और कितना न्यूट्रिएंट होल्ड कर पा रहा है, यही तो सॉइल का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। तो या हनीकॉम्ब है, फ्लोक्युलेंट है, किसमें कितने वॉल्यूम ऑफ वाइड है, यही तो डिसाइड कर रहा है कि कितना आप मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट होल्ड कर पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉइल का कलर तो वैसे भी ऑप्शन होता नहीं। Question number 24. What is the formula to calculate sphericity of soil particles based on their equivalent spherical diameter DE and particle length? तो बोल रहा है sphericity को आप किससे, जो आपका इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर और लेंथ से आप कैसे रिलेट करोगे। ये इसको आप अगर अपन यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे तो पूरी क्लास जाने वाली है। तो यहाँ तो आप आंसर याद रख लो, डीई में इंटू नहीं है, डी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कैसे, इफेक्टिव डायमीटर डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू होता है स्फेरिसिटी। ऐसा आप याद कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, ओके। चलो आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी रिलेटेड टू इन सॉइल। कैटायन एक्सचेंज हो रहा है, नाम में लिखा है।
तो सॉइल क्या करती है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है, जो पॉजिटिव कैटाइंस रहते हैं उनको ले लेती है। तो लेने वाला क्या ऋणी हो जाएगा, हाँ सर ऋणी हो जाएगा लेने वाला। तो सॉइल पर जो टोटल नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ टेकिंग ऑफ प्लांट्स पॉजिटिव चार्जेस, प्लांट के जो पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल ले लेती है, जिस कारण से जो टोटल नेगेटिव चार्ज है उसका रिप्रेजेंटेशन कहलाता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ओके, तो क्या बोल रहा है, सॉइल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, नहीं। सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू न्यूट्रिएंट्स, यस। सॉइल जितने न्यूट्रिएंट्स होल्ड कर ले, जितने न्यूट्रिएंट्स ले ले, वो है उसकी क्या, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, बात समझ में आती है। चलो, ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। सॉइल के पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से देख लो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब, अगर कैल्शियम हो गया, ये सब सॉइल कितने ले सकती है, वो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर द हनीकॉम्ब सॉइल स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब सॉइल स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाया था कैसा होता है सर, हनीकॉम्ब सॉइल स्ट्रक्चर आपने दिखाया था ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते टाइप स्ट्रक्चर ऐसे 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 बने होते हैं, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग पढ़ो क्या बोला, स्टेटमेंट ए बोल रहा है, इट इज फाउंड इन सॉइल्स हैविंग ए साइज ऑफ 0.02 mm से 0.002 mm। बता दिया मैंने आपको, मैंने हेडलाइन मतलब ब्रैकेट में बताया था कि हर एक लाइन सवाल है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मतलब आपको जो ब्रैकेट में करते जा रहा हूं। तो 0.02 से 0.002 mm तक हनीकॉम्ब में आता है। 0.02 से ज्यादा किस में आएगा, सिंगल ग्रेन। 0.02 से कम किस में आएगा सर, वो आएगा आपका 0.002 से कम किस में आएगा, फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर या डिस्पर्ज स्ट्रक्चर, कोई भी बोल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट सही है क्या, इट इज फाउंड इन सॉइल हैविंग साइजेस ऑफ 0.02 mm टू 0.002 mm, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो क्या लिखा है, दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि दीज सॉइल्स एनक्लोज द स्मॉल वॉल्यूम वाइड, बिल्कुल गलत। क्यों, ये देख लो कितना वॉल्यूम वाइड, ज्यादा, तो इसमें स्मॉल नहीं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाइड, सर ये तो हम पढ़ते आए हैं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एक बार मेहनत करता हूं, क्लियर बात, एक बार मेहनत की, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, अमंग द क्ले मिनरल्स द वन हैविंग द मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी इज, किस में मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी होती है, तो ये तो मतलब ऐसा सवाल जो हर सॉइल की किताब में आपको मिले, कितनी बार पूछा गया, मोंटमोनोलाइट जिसमें हाई स्वेलिंग श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ये तो कितनी बार आपको बता दिया, शायद पहली क्लास में ही बताया था। हाई प्लास्टिसिटी, क्लियर बात है, हाई प्लास्टिसिटी होगी, ठीक है, किसमें, आपकी मोंटमोनलाइट में। तो अभी देखो आपको क्या करना है, आपको सारे मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योलोनाइट मिनरल मतलब किससे बनेगा, ये बनेगा आपकी गिप्साइट शीट ऑन अ सिलिका शीट, ठीक है। सिलिका शीट के बीच में अगर गिप्साइट शीट है तब आपके पास क्या बनेगा, आपका क्योलोनाइट मिनरल बनेगा। इसमें कौन सी बॉन्ड होती है, ये सवाल पूछा जाता है। क्योलोनाइट मिनरल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इजीली नहीं टूटती, तो इसमें हाई स्वेलिंग श्रिंकेज नहीं होगा। ये स्टेबल है, एक्सपांड रहता है, ये क्या एक्सपांड अंडर क्या बोल रहा है कि क्योलोनाइट मिनरल्स आर स्टेबल एंड डू नॉट एक्सपांड, ये एक्सपांड नहीं होता क्योंकि ये स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही मजबूत होती है। सवाल एक पूछा गया कि हेलोसाइट क्या है, हेलोसाइट क्या है, एक क्ले मिनरल है, हेलोसाइट एक क्ले मिनरल है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक सवाल पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे, बस सेम टू सेम क्ले मिनरल, कैसे हेलोसाइट क्या है, क्ले मिनरल है, कौन सा, क्योलोनाइट क्ले मिनरल है। क्योलोनाइट में क्या है, गिब्साइट और सिलिका की सीट है, सिलिका की सीट्स हैं, लेकिन इसमें वाटर प्रेजेंट अगर हो जाए बीच में, इनके गिब्साइट और सिलिका के बीच में, तो उसको क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे हेलोसाइट। क्लियर बात, हेलोसाइट उसको बोल दिया जाएगा। ओके, नाउ फिर आता है एलाइट। पहला मिनरल आपने पढ़ा, पहला मिनरल आपने पढ़ लिया, क्या पहला मिनरल मैंने पढ़ा सर, ये क्योलोनाइट। फिर दूसरा पढ़ रहे हैं क्या, एलाइट। एलाइट क्या है, बीच वाला मिनरल, बीच वाला मिनरल क्या, एलाइट में कौन सी बॉन्ड रहेगी, इसमें आयनिक बॉन्ड रहेगी। आयनिक बॉन्ड कौन सी, मेनली पोटेशियम की बॉन्ड रहेगी। कौन सी, आई फॉर एलाइट, आई फॉर आयनिक बॉन्ड, ये पोटेशियम की बॉन्ड रहेगी। इसमें क्या होगा, बस इसमें सिलिकॉन को रिप्लेस कर दो, 20% सिलिका को कौन रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा है। ये सवाल पूछा जाता है, याद रखना कि 20% कितना, अबाउट 20% रिप्लेसमेंट ऑफ एल्यूमिनियम
विथ सिलिकॉन इन द गिप्साइड शीट, ठीक है। एल्यूमिना को रिप्लेस करो सिलिका, मतलब सिलिका रिप्लेस कर दो एल्यूमिना से, क्लियर बात है। ड्यू टू isomorphous substitution this minerals very stable and does not swell or shrink largely, इसमें भी क्या आयनिक बॉन्ड है तो ये स्टेबल है। तीसरा आता है मोंटमोलाइट, जो सबसे नटखट है। सबसे नटखट क्यों? क्योंकि सर बहुत जल्दी इसको क्या गुस्सा आ जाता है, फूल जाता है और बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, क्लियर बात है, ओके। तो मोंटमोलाइट में कौन सी बॉन्ड है सर, ये सवाल पूछा जाता है, लिख लो वाटर बॉन्ड है। कौन सी? वाटर बॉन्ड बोल दो, या फिर और एक और चीज बोल सकते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। कौन से? वैन डर वाल फोर्सेस। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में, ये होती है किसमें? मोंटमोलाइट में होता है, क्लियर बात। तो जिसके कारण जिसकी टेंडेंसी क्या है, बहुत ही वीक होता है, थोड़ा सा भी अगर इसमें पानी लगेगा तो ये स्वेल कर जाएगा, पानी निकालोगे तो श्रिंक कर जाएगा मोंटमोलाइट। अभी देखो ये सवाल डिफरेंट ना जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया, तो देख लो। विद रेफरेंस टू ग्रेन साइज, ग्रेन साइज के रेफरेंस में ऑर्डर पूछा गया है, तो आप देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योलोनाइट के बाद आएगा एलाइट, फिर आएगा मोंटमोलाइट। तो सबसे बड़ा कौन सा? क्योलोनाइट, फिर एलाइट, फिर मोंटमोलाइट। विद रेफरेंस टू स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, तो स्वेलिंग श्रिंकेज आपने देख लिया, सबसे ज्यादा किसका? मोंटमोलाइट का, फिर एलाइट का, फिर आएगा क्योलोनाइट का। विद रेफरेंस टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो जिसकी ज्यादा स्वेलिंग श्रिंकेज, जिसमें ज्यादा मोंटमोलाइट, उस ही क्ले में क्या होगा? उसमें ही सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। तो ये देखो मोंटमोलाइट ग्रेटर देन एलाइट ग्रेटर देन क्योलोनाइट, तो वैसे ही जहां प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा वहां पर ड्राई स्ट्रेंथ कम होगी। सॉरी, विथ रेफरेंस टू ड्राई स्ट्रेंथ, ये सही है, विथ रेफरेंस टू ड्राई स्ट्रेंथ नहीं, गलत बोल रहा था मैं। विथ रेफरेंस टू ड्राई स्ट्रेंथ मोंटमोलाइट की ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा देन एलाइट देन क्योलोनाइट, क्लियर। फिर आता है आपका क्या? फिर आता है एलाइट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज लाइज इन बिटवीन मोंटमोलाइट एंड क्योलोनाइट। ये भी पूछते हैं कि एलाइट की प्रॉपर्टीज क्योलोनाइट और मोंटमोलाइट के बीच में लाया करती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, क्या? आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्ले इनटू शेप्स which uses clay with moisture content of approximately 10% that is ground and pressed into molds। तो बोल रहा है कौन सी वो प्रोसेस है जिसमें 10% के मतलब ये इधर कीवर्ड है, आपको क्या करना है? 10% के अराउंड आपको मॉइस्चर लेना है और प्रेस करके जो मोल्ड बनाए जाते हैं किस प्रोसेस में होता है? तो देखो 4 प्रोसेस। पहली होती है आपकी ड्राई प्रोसेस, कौन सी? ड्राई प्रोसेस। दूसरी होती है आपकी क्या? आपकी होती है सेमी ड्राई पाउडर प्रोसेस, सेमी ड्राई पाउडर्ड प्रोसेस, सेमी ड्राई पाउडर्ड प्रोसेस, क्लियर, ओके। ये आपकी एक प्रोसेस होती है, क्लियर। और कौन सी होती है? और कौन सी होती है? सेमी ड्राई, ये लेदर हार्ड प्रेसिंग, ठीक है, ठीक है। ये प्रोसेस नहीं, प्रेसिंग इधर होना चाहिए, प्रेसिंग, क्लियर, ठीक है। ये होती है ड्राई प्रेसिंग, ड्राई प्रेसिंग कर दो, क्लियर। सेमी ड्राई पाउडर्ड प्रेसिंग कर दो, सेमी ड्राई पाउडर्ड प्रेसिंग कर दो, या फिर लेदर फोम प्रेसिंग कर दो, क्लियर बात है, क्लियर। ये 3 प्रकार की प्रेसिंग से क्या क्ले के मोल्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बेस ग्राउंड मोल्डिंग, ये तो कोई प्रेसिंग ही नहीं है। सॉफ्ट मड मोल्डिंग नहीं, स्टिफ प्लास्टिक प्रोसेस है ही नहीं, सेमी ड्राई प्रोसेस, यस। अब इनके परसेंटेज आपको याद रखने हैं, तो देखो क्या, सेमी ड्राई फोमिंग एक अलग मेथड है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेसिंग को, तो सेमी ड्राई फोमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। दिस टाइप ऑफ फॉर्मिंग इज डन विथ प्रेस मशीन्स विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग हाई प्रेशर टू फोर्स द क्ले इनटू अ मोल्ड। तो हाई प्रेशर पर वर्क करती है, क्लियर। फिर आती है जो प्रेसिंग की फॉर्मेशन है, तो पहला आता है आपका सेमी ड्राई पाउडर प्रेसिंग। सेमी ड्राई पाउडर प्रेसिंग में जो पूछा जाता है उसमें 7 से 12% वाटर कंटेंट होना चाहिए। क्या 7 से 12% वाटर कंटेंट होना चाहिए? तो अभी देखो ये 10% वाटर कंटेंट कह रहा है क्या? हाँ, तो इसलिए 7 से 12 के बीच में लाया कर रहा है। हाँ सर, ये 7 से 12 के बीच में लाया कर रहा है, 7 से 12% के बीच में लाया कर रहा है, तो आंसर ये हो गया, क्लियर बात है। चलो अभी देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में ये आपको रीडिंग करना है, ये सब रीडिंग, अब सवाल नए आने लगे हैं तो आपको ये रीडिंग करना है, आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो लेदर हार्ड प्रेसिंग में मॉइस्चर कंटेंट अबाउट कितना होना चाहिए? 15%। कितना? क्ले विथ अबाउट 15% ऑफ वाटर कंटेंट, कितना? 15% वाटर कंटेंट होना चाहिए लेदर हार्ड प्रेसिंग में, क्लियर। फिर ड्राई प्रेसिंग में 207, ड्राई है नाम में लिखा है, 2 से 7% ऑफ क्या वाटर कंटेंट होना चाहिए। तो आप एक जगह लिख सकते हो, एक जगह लिख लो, कैसे?
एक मिनट रुको, एक जगह लिख लो। ड्राई प्रोसेस में कितना, 2 से 7%, 2 to 7%। सेमी ड्राई प्रोसेसिंग में 7 से 12%, और इसमें अबाउट 15% वाटर कंटेंट होना चाहिए। वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं हम। ये सब क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोल रहा है कि ये हो गया लेदर पर हार्ड प्रेसिंग हो गया। लेदर फोम लिख दिया क्या मैंने उधर? लेदर हार्ड प्रेसिंग है ये। कौन सा? लेदर हार्ड प्रेसिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? हाई सेंसिटिविटी। क्या बोल रहा है? हाई सेंसिटिविटी इन क्लेस इज ड्यू टू अ वेल डेवलप्ड ब्लैंक विच इज डिस्टर्ब्ड व्हेन द सॉइल इज रिमोल्डेड। ठीक है, तो सॉइल रिमोल्ड होगी तो क्या ये डिस्टर्ब हो जाएगी सॉइल, और उसमें हाई सेंसिटिविटी आएगी। तो मैंने बताया था हाई सेंसिटिविटी के लिए फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर, कौन सा? फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर होगा। और इसमें क्या, जब रिमोल्डिंग कर दोगे तो इसमें हाई सेंसिटिविटी आ जाएगी। क्लियर बात है? तो फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर इसका आंसर होगा। नाउ मैंने आपके लिए एक जगह सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया। रीडिंग जरूर करना, कंटेंट नहीं है तो लिख लेना, एक जगह लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना के, याद रहेगा। Which among the following pair of soil structure are composite structure? इनमें से कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिट स्ट्रक्चर है? तो मैंने आपको बताया कंपोजिट स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। मैंने उधर पहले एक्सप्लेन किया था, वहां लिखा नहीं था, यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या? दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन। दूसरा होता है कोहेसिव मैट्रिक्स स्केलेटन। क्लियर बात है? ओके। नाउ अब देखो, ये है कंपोजिट स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स एंड कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स, दिस स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है कोहेसिव मैट्रिक्स। क्या होता है ये? कोहेसिव मैट्रिक्स। कोहेसिव मैट्रिक्स में मैंने बताया, कोहेसिव मैट्रिक्स मतलब फाइन ग्रेन पार्टिकल है ज्यादा, उसमें एक बीच में क्या रख दो, उसमें एक कोर्स ग्रेन पार्टिकल रख दो, उसे बोला गया कोहेसिव मैट्रिक्स पार्टिकल स्ट्रक्चर। फिर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब ऐसे 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 कोर्स ग्रेन है, ये कोर्स ग्रेन, 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 इसके बीच में फाइन ग्रेन भर दिया, तो ये कॉम्पैक्ट भी हो गया, इसलिए कॉम्पैक्टिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें कोर्स ग्रेन पार्टिकल एक दूसरे से टच्ड हैं, इसमें क्या है? टच नहीं है। इसमें फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के बीच में बस एक कोर्स ग्रेन पार्टिकल है, यहाँ फाइन ग्रेन पार्टिकल बीच में घुसे हुए हैं इसके वॉइड्स में, तो ये हो गया कोर्स ग्रेन स्केलेटन। ये हो गई आपकी कहानी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्लियर बात है? ये होता है आज की क्लास समाप्त। मैंने आपको जितनी जानकारियां दी हैं ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं। ये चैप्टर टफ पड़ता है क्योंकि याद करने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको याद करनी है। तो आप एक जगह शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेना जो मैं आपको कॉपी में लिखने बोलता हूँ। ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हो ये मैं मान के चल रहा हूँ, तभी आपको ये सेशन से लेने की ज़रूरत है और इसका फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज बाबा बनते आपको देरी नहीं लगेगी, ये गारंटी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ। आपको आगे के चैप्टर्स इसमें रिवाइज करके आना है। ठीक है, चलिए। ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमें अभी अभी मैं पास आउट हुआ हूं मैं, तो हमें चाहिए कि सर आप गाइडेंस दीजिए कि हम कैसे पढ़ाई करें, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप अभी सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो, किसी एग्जाम के पीछे मत भागो। तो उनके लिए मैं कहूंगा आपके पास विजय बैच है एईसी एप्लीकेशन पर, इधर पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या? टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल गया। फिर आता है बैच 1। बैच 1 में आपको एसएससी जेई की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास बैच 1 है, उसको लीजिए। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर आता है प्रहार बैच में एमपीजीके और एमपी पीएससी के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, तो एमपीजीके और एमपीजीके के साथ साथ जो टेक्निकल पोर्शन है वो कवर किया गया है। आरआरबी 2024 की तैयारी आप करना चाहते हो तेजस बैच में, कहूंगा आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, अभी से तैयारी करो। क्लियर है? टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कवर कर दिया गया है। नॉन टेक महापैक किसमें? नॉन टेक महापैक आपके लिए है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर मैथ सब कुछ आपको इसमें पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? टारगेट बैच। ये बेस्ट बैचेस मतलब आपके लिए फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कराई जाएगी, टाइम देकर डिजिटल बोर्ड पर जो भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जाएंगे वो टारगेट बैच में आपके पास मिल जाएगा। क्लियर बात है? ओके। अभी देखो, मतलब दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो कहता है कि सर आप हमें क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, मैंने पढ़ रखा है, क्वेश्चंस कहाँ से करें, पीवाईक्यू लगाते रहते हैं। तो अब देखो, उनके लिए हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया, किसके लिए? जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। इधर क्या 8000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे एजेई वालों के लिए। अभ्यास प्लस बैच, कौन सा? अभ्यास प्लस बैच, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। ये
TCS पैटर्न बेस्ड सीरीज है। इसमें गेट ESE के छोटे छोटे सवाल जो स्टेट लेवल सर्विसेज में आजकल पूछे जाते हैं वो लिए गए हैं, आपको बहुत ही फायदा होगा। अब देखो तीसरे टाइप का स्टूडेंट जो कहता है कि सर स्पून फीडिंग चल रही है तो आप हमें तैयारी भी करा दीजिए या रिवीजन भी कराई दीजिए। तो उनके लिए हमने क्या किया, 3 महीने के समय में लगभग टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ रिवाइज करा दिया गया है। कंटेंट या कॉन्सेप्ट में कोई कटौती नहीं, सिर्फ नोट मेकिंग टाइम कम करके हमने टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस की है। ये फास्ट ट्रैक बैच में आपको मिल जाएगा। क्लियर? अगर आप एक सब्जेक्ट को क्या एनरोल करना चाहते हो तो आपको एक सब्जेक्ट मिल सकता है। इस एक सब्जेक्ट सब्सक्राइब करो और अपनी प्रिपरेशन को क्या करो, कंप्लीट कर लो। क्लियर? अब कहाँ मिलेगा ये सब? अब मिलेगा ये AEC प्लस एप्लीकेशन पर ये मिल जाएगा और AEC प्लस एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है बात? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। हमारी टीम आपको जगाने का भी काम कर देगी, भाई आओ और पढ़ लो, क्योंकि बैकलॉग नहीं होना चाहिए लेक्चर्स का, फिर एग्जाम के टाइम टेंशन्स होती हैं। रिवीजन करना, जो लिखने बोल रहा हूँ वो लिखना, एक जगह कॉपी में चीज़ें लिखते जाओगे तो एक बार मैंने पढ़ा दी, आपने लिख ली और फिर उसको आपने पढ़ लिया, 3 बार चीज़ें हो जाएंगी तो वैसे ही पक्का होता जाएगा। ठीक है? दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।